किसी भारतीय को अगर कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करनी हो, जिस निवास पर रहते हैं भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती, जिनका स्थान है तिब्बत, तो आपके पास 3 उपाय हैं। गाड़ी से गोल गोल घूमकर सिलीगुड़ी और गैंगटॉक सिक्किम का रास्ता, या फिर आप काठमांडू से उड़ान भरते हुए जाइए, या फिर 3 से 5 दिन पैदल ही यात्रा करें। उत्तराखंड से उत्तर की ओर चलते चलते लिपू लेक के पास या दर्रा तक एक त्रिकोणीय इलाका जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर है। वहां से तिब्बत के बुरंग जिले के तकलाकोट में उतरकर 50 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील पहुंचे, जहां से आप ये कैलाश पर्वत का तेजस्वी नजारा देखेंगे। कई तीर्थयात्री कठिन लेकिन छोटे उत्तराखंड वाले रास्ते से जाना पसंद करते हैं, जहां अक्सर खराब मौसम या बाढ़ में वे फंस जाते हैं। यात्रा को आसान बनाने के लिए साल 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, ऊंचाई पर एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने के लिए धारचूला से लिपू लेक दर्रा तक। लेकिन अगले 13 साल बीतने के बाद भी परियोजना सिर्फ कागजों पर ही रही, जब तक कि मोदी सरकार ने मई 2020 में 440 करोड़ रुपए में इसका 74.5 किलोमीटर हिस्सा पूरा नहीं किया। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़क का एक बड़ा हिस्सा नेपाल की सीमा से लगकर बनाया गया है, जिसका परिणाम वर्तमान तनातनी की वजह है। वैसे तो भारत नेपाल के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, सिर्फ एक घटना को छोड़कर। 2015 में नेपाल ने भारत को दोषी ठहराया, जब सामग्री से भरे ट्रकों को देश में प्रवेश करने से रोका गया मधेशियों द्वारा, जो भारत और नेपाल दोनों का एक जातीय समूह है, जिस वजह से वहाँ खाने पीने की कमियां महसूस हुई। ऐसी स्थिति में जब पहले से ही भरोसे में शक था और जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी हिलने लगी और शायद कुछ उंगली चीनियों ने भी की, तब नेपाल संसद ने एक नया नक्शा पास किया, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा भारतीय क्षेत्र का लगभग 310 वर्ग किलोमीटर को नेपाली क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। मुख्य विवाद का मुद्दा काला पानी का 35 वर्ग किलोमीटर भूमि का एक टुकड़ा है। हालांकि ये नया रास्ता 1997 के बाद से तीर्थ यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग का अनुसरण करती है। नेपाल ने ये दावा किया कि सड़क अवैध रूप से उनके काला पानी क्षेत्र से होकर गुजरी। वे इतने उकसाए गए कि पहली बार नेपाल ने सीमा के किनारे छांगरू गांव में 25 सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए। भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। उत्तराखंड 263 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर, बिहार 729 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर और सिक्किम 99 किलोमीटर। और हालांकि दोनों देशों के बीच 25 सीमा पार करने की जगह, जिनमें से सबसे सुंदर है झूला घाट क्रॉसिंग, ये शायद ही कुछ मायने रखता हो, क्योंकि यहाँ की सीमा खुली है, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी सीमा नहीं जहाँ बाड़ लगाए गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों में लेजर बीम फेंस जरूर है। दोनों देशों में लोगों को आने जाने में कोई रोक नहीं और न ही वीजा या पासपोर्ट की जरूरत होती है। इन तनावों के बाद नेपाल सीमा चौकी की संख्या 100 से बढ़ा रहे हैं। अगले साल 121 से 221, फिर 500 तक, जो कि नेपाल के पूर्व भारतीय राजदूत के अनुसार। हालांकि ये समय गलत है, मगर फिर भी ये अच्छी बात है। सशस्त्र सीमा बल जो भारत सीमा की रक्षा करती है, उनकी नेपाली सीमा पुलिस के साथ अच्छी बनती है और ये आम तौर पर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं, अपराधियों के बारे में, जाली नोटों के बारे में, ड्रग तस्कर की खबर और मानव तस्करी की इत्यादि। नेपाल का दावा है कि काली नदी दोनों देशों के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है, जिस आधार पर काला पानी के पश्चिम का सारा क्षेत्र नेपाली है, जिसमें काला पानी और लिपू लेक भी शामिल है। वहीं भारत का मानना है कि काला पानी के पूर्व में स्थित पहाड़ों की श्रृंखला सीमा बनाती है, जिससे काला पानी और लिपू लेक उनका है। इस इलाके का बुनियादी संघर्ष 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाली युद्ध में बोया गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य के प्रतिनिधि राजगुरु गजराज मिश्रा और चंद्रशेखर उपाध्याय ने सन 1816 में जनरल डेविड ओचेरलोनी के सामने आत्मसमर्पण करके सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किया। अब सिर्फ अंग्रेज की हस्ताक्षरित सुगौली संधि कॉपी बची है, जो लंदन के क्यू गार्डन सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय में मौजूद है। संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार महाकाली नदी के पश्चिम का ये जो भाग है वो भारत का है। संधि पर हस्ताक्षर करने के महज 2 साल बाद नेपाल ने टिंकर, छंगरू, नभी और कुठी गांवों को अंग्रेजों से वापस मांगा। काली के पूर्व स्थित पहले 2 गांव नेपाल को लौटाए गए, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल ने नाभी और कुठी को वापस देने से इनकार किया, क्योंकि वे काली के पश्चिम में पड़ते थे। 200 साल बाद वही गांव नाभी और कुटी और गुंजी एक बार फिर से नेपाल के अभिन्न अंग बताए जा रहे हैं। विवाद का एक हिस्सा इस तथ्य से दूर किया जा सकता है कि नदी कभी कभी हिलती डुलती रहती है, कभी इस पर्वत के दर्रे के बीच तो कभी कुछ नजदीकी पहाड़ों के बीच।
तेज हिमालय नदियां जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करती हैं, हर कुछ साल में अपना रास्ता बदलते रहती हैं। कुछ क्षेत्रों को डुबो देती हैं तो कुछ नए क्षेत्र निकालती हैं। लिम्पियाधुरा की बात अलग है, पर उसका दावा एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विवाद का आधार है। हिमालय के अलग अलग भागों से कई नाले निकलते हैं, जैसे लिपुलेख दर्रा से उत्पन्न लिपु घाट या नाला, ओम पर्वत से एक अलग नाला, एक आपी पर्वत से और एक और लिम्पियाधुरा से। सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं काला पानी में, जहाँ से महाकाली नदी की शुरुआत होती है। भारत के अनुसार जिस स्थान पर नाले मिलकर नदी शुरू करते हैं वहीं से सीमा बनती है, मगर नेपाल का कहना है कि जिन जगहों से सभी नाले शुरू होते हैं वहीं से सीमा की शुरुआत होनी चाहिए। सबूत के तौर पर ओल्ड एटलस ऑफ चाइना 1903 के आसपास छिंग राजवंश के दौरान प्रकाशित एक नक्शा दिखाता है। साफ साफ दिखाया गया है कि चीनी अक्षरों में काली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा है। इस आधार पर नेपाल काला पानी को सुदूर पश्चिमी प्रदेश में उसे दारचूला जिले का हिस्सा बताता है, जबकि भारत के अनुसार वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। भारत के पास भी 1830 के दशक का रिकॉर्ड और 1879 ब्रिटिश भारत के मानचित्र जैसे दस्तावेजी सबूत हैं, जो कि काला पानी को भारत का हिस्सा साबित करते हैं। हालांकि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद काला पानी क्षेत्र में हमेशा भारतीय सैनिकों का पहरा रहा है और नेपाल ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। नेपाल की सरकार ये सफाई देती है कि अब की तरह नेपाल के लोगों ने उस समय भी काला पानी पर विरोध किया था, लेकिन 1962 में नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह का भारत के साथ मिलनसार संबंध है। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जब महाकाली संधि हस्ताक्षरित हुई, तब काली नदी के पानी को कैसे साझा किया जाए वो निर्धारित किया गया, लेकिन सीमा का मामला उन्होंने दोनों देशों के विदेशी सचिव पर छोड़ दिया। निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए ये बात बतानी जरूरी है कि नेपाल ने भारत के साथ ये मुद्दा कई बार उठाने की कोशिश की, मगर कुछ जवाब नहीं मिला। महाकाली संधि के ठीक एक साल बाद जब चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों को लिपुलेख के पास से कैलाश नारायणपुर जाने की अनुमति दी, तब नेपाल ने पहली बार आपत्ति जताई, लेकिन दोनों देशों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बकायदा समिति बिठाई गई दूसरी बार जो काला पानी सीमा मुद्दा को हल कर सके, लेकिन पहली बैठक के बाद ये फिर कभी मिले ही नहीं। सन 2000 में पीएम गिरिजा प्रसाद कोइराला की नई दिल्ली यात्रा के दौरान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सहमति दी थी, जांच करे कि कैसे सीमा विवाद को हल किया जा सकता है, लेकिन इसकी पहल कभी नहीं की गई। फिर 2015 में जब भारत चीन ने लिपुलेख दर्रे पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया, और हाल ही 2019 में एक बार फिर जब भारत ने धारा 370 को निरस्त करने पर जम्मू कश्मीर का नया नक्शा पेश किया। सीमा का मुद्दा भारत नेपाल संबंधों में गहरी परेशानी का सबब है, विशेष रूप से नेपाल में साम्यवादियों के बीच। भारत के पास चीन के साथ बातचीत में बैठने के लिए वक्त है, लेकिन वो नेपाल की अनदेखी कर रहा है। 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा नई दिल्ली के लिए रणनीतिक महत्वपूर्णता रखता है, जिससे भारत चीन पर नजर रख सके। दुर्भाग्य से चीन नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में भारत की बुनियादी ढांचा अब भी काफी कमजोर है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धारचूला तहसील के 34 और मुनस्यारी के 15 क्षेत्र में फोन कनेक्टिविटी इतनी खराब है कि उन्हें नेपाली सिम कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वहां के सरपंचों को सैटेलाइट फोन दिया गया है, खासकर घुसपैठ की रिपोर्ट करने के लिए। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के सेना प्रमुख एक दूसरे के मानद जनरल का पद निभा रहे हैं। एक पुरानी परंपरा जिसमें नेपाल गोरखा रेजिमेंट भी भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में भारतीय जवानों के साथ बहादुरी से लड़ा है। जवाब में नेपाल अब खुद की 130 किलोमीटर लंबी दारचूला टिंकर सड़क दोबारा बनाने लगा है, जो कि टिंकर पास तक जाएगी और नेपाल चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देगी। महत्वपूर्ण रूप से सड़क का 50 किलोमीटर हिस्सा भारत के उत्तराखंड की सीमा के समानांतर चलेगा। एक समय भारत के दोस्त केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार को बचाया चीनी राजदूत हो यानकी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड की सहायता से, जिसकी कीमत शायद हो सकती है भारत के साथ तनाव बढ़ाना। ये सब ठीक उसी समय हो रहा है जब चीन बेबुनियाद गलवान में तनाव पैदा कर रहा है। ऐसा लगता है कि संसद में नक्शा पास करके पीएम ओली भारत के खिलाफ एक सख्त राष्ट्रवादी मुद्रा अपनाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि नेपाल चीन की ओर से झुक रहा है और संसद द्वारा नए नक्शे की पुष्टि की गई, जिससे शायद वो कभी पीछे नहीं हट पाएगा। फिर भी भारत बातचीत के लिए दरवाजा खुला रख रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिए भारत ने नेपाल को 37.25 करोड़ रुपए दिए। इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि नेपाल दूर की बात नहीं देख पा रहा है। हर तरफ से या तो वो चीन या भारत से घिरा हुआ है,
जिस पर वो पूरी तरह से निर्भर है व्यापार के लिए। बता दें कि वहां से दुनिया से खरीदा 2/3 हिस्सा भारत के माध्यम से आता है। दूसरी तरफ से चीन सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR की ओर से नेपाल के 10 स्थानों पर 33 हेक्टेयर जमीन जब्त कर चुकी है। रसुआ और हुमला जिले में, भारत के रौथड़ जिले में लाल बकिया नदी के दाहिने तटबंध कार्य में बाधा डालते हुए नेपाल ने बिहार में एक और सीमा विवाद पैदा किया। फिर नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके 7 साल नागरिकता प्रतीक्षा डाली गई अगर किसी भी विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करना चाहे। इस बदलाव से दोनों देशों के बीच मधेश लोगों को अत्यधिक असुविधा होगी, खासकर जब दोनों देशों के बीच शादी आम है। भारत को छोड़ो, अब नेपाल अमेरिका से भी पंगा ले रहा है। जब चीन के दबाव में वो $500 मिलियन की सहायता को ठुकराने के दबाव में है, जिससे वो देश की पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन कर सकता है, और जिसको अस्वीकार करने से वॉशिंगटन के साथ उसके संबंधों में तनाव आने की संभावना है। भविष्य में नेपाल का मुद्दा क्या रुख लेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है नेपाली FM रेडियो स्टेशन से, जो लगातार उत्तराखंड के दारचूला और झूला घाट इलाके में भारत विरोधी गाने चलाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मालदीव की तरह जैसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत को छोड़कर चीन की तरफ झुकना शुरू किया, वैसे ही भारत और नेपाल के रिश्तों में भी ऐसी ही समस्या पैदा है। और जैसे कि मालदीव में भारत समर्थक मालदीव राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को राजनयिक रूप से समर्थन किया, वो वैसे ही नेपाली कांग्रेस, मधेश पार्टी और जनता समाज बड़ी पार्टी ओली के मुख्य विरोधियों को समर्थन देने की कोशिश करेंगे। बिस्बो की शायरी, भारत के संग सीमा का छेड़ रहा है विवाद, उनके इन मंसूबों पर चीन डालता खाद। बिस्बो कहता खत्म हो जल्दी ये विवाद, संग नेपाल के रिश्ते अपने फिर से हो आबाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।